हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चेंज मेकर्स के ऊपर स्वागत है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं आर डी शर्मा की बुक में से, जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाए। ठीक है, तो आप सभी ने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक में से उठाया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो अभी तक पहले 2 लेक्चर्स में किया है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हमने एपी को पढ़ा था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? जिसमें डिफरेंस है जो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे हमने कोई भी एक सीरीज ले ली, जैसे कि हमारे पास है 2, 5, 8, 11, तो इसी तरह से हमारी सीरीज चलते जा रही है। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है कि हर जगह पे 3-3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि 2 से 5 पे जा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस, 5 से लेके 8 पे जा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस, 8 से 11 पे जा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस। तो यानी कि ये हमारा क्या है, डिफरेंस हर बार सेम हो रहा है। तो यानी कि ये हमारी क्या है, एपी है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इसी तरह से हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला था, दैट इज ए एन। तो ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। भी कैसे बना था ये, हमने देखा था कि जो भी टर्म होती थी उससे एक कम वैल्यू डी के सामने आ जाती थी। ठीक है, जैसे हम ए5 लिख रहे थे, तो ए5 कैसे लिखते हैं, ए प्लस 5 है तो 4डी, तो यानी कि ए5 इज इक्वल टू ए प्लस 4डी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 10th टर्म लिख रहे हैं तो ए प्लस 9डी हो जाता है। अगर हम 20th टर्म लिख रहे हैं तो ऐसे ही ए प्लस 19डी हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम ए एन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो आई थिंक सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से कोई भी एक क्वेश्चन को हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमें इन क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी अपनी चॉइस से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा कि थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज, तो एपी की कोई भी जो थर्ड टर्म है वो हमें 8 दे रखी है। ठीक है, तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 8 एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज, तो एट्थ टर्म हम एपी की उठा लेते हैं कोई भी। जैसे हमने 30 ले ली, इज 30। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा, इसको सोल्व करेंगे हम अभी। तो देखेंगे कि हम इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में थर्ड टर्म बोलिए उन्होंने एपी की कितनी है, 8। तो अगर थर्ड टर्म 8 है तो हम a3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d। हमने अभी डिस्कस किया है। तो a प्लस 2d किसके इक्वल है, 8 के इक्वल टू में 8। इसी तरह से हमें उन्होंने कह रखा है कि 8th टर्म, तो यानी कि a8 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। ठीक है, तो a8 की वैल्यू 30 है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू में 30। तो यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास एक तो ये रिलेशन डेवलप हो गया और एक रिलेशन हो गया ये। ठीक है, तो अब हमारे पास है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन 1 को लिख लो यहाँ पे, a प्लस 2d इज इक्वल टू में 8। इसी तरह से हमने लिखा a प्लस 7d इज इक्वल टू में 30। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे नेगेटिव साइन, यहां भी नेगेटिव साइन और यहां भी नेगेटिव साइन। तो अगर यहां नेगेटिव के साइन आ गए तो यहां भी ए है, यहां भी ए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब इन दोनों को मैंने माइनस किया तो माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, -5d। -5d कैसे आया, 7 के आगे माइनस का साइन, 2 के आगे प्लस का साइन, तो यानी कि 7 के आगे का साइन कंटेन करेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है 7। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और डी एज इट इज से। तो यहां पे देखो अब -30 प्लस 8, तो 30 के आगे नेगेटिव साइन है तो यानी कि नेगेटिव का साइन आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 30 में से जब 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -5d इज इक्वल टू में -22। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -22 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल।
अब 5 को इससे कैंसिल कर लो, कैंसिल तो हो नहीं रहा वैसे, अगर हम इसको पॉइंट में कैंसिल करें तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया 4.4। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 4.4 आ गया। अगर आप इसको सेम रखना चाहते हो तो आप सेम भी रख सकते हो फ्रैक्शन में, तो यानी कि या तो आप ये रख लो या फिर आप 22/5 रख लो, दोनों वैल्यू सेम सही है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर दो वैल्यू को, हमारा ए आ जाएगा। जैसे ये ए है तो इक्वेशन 1 में a प्लस 2d इज इक्वल टू में कितना है 8। ठीक है, तो अब d की वैल्यू इसमें रख दो, तो d की वैल्यू मैंने जैसे यही ले ली है, तो a प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 22/5 आई थी, तो 22/5 इज इक्वल टू में 8। ठीक है, कैलकुलेशन से आपने डरना नहीं है, हो सकता है कि पेपर में आपसे ऐसी ही कैलकुलेशन करवाए वो, जिसमें पॉइंट्स आ जाए, डेसिमल वगैरह आ जाए, है ना, तो आपने कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना। जैसे क्वेश्चन जा रहा है तो जाने दो, इसमें सिर्फ n की वैल्यू है जो कभी भी पॉइंट या फिर फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगी। बाकी इसमें an हो, a हो, d हो, इनकी वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है। ठीक है, तो कभी भी इनको देख के घबराना नहीं है। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, ये है, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया a प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 44/5 इज इक्वल टू में 8। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये हो गया 8 माइनस, अब ये प्लस में था यहां, अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 44/5, 44/5 आ गया। अब इसको माइनस कर लो, तो जब माइनस करेंगे तो 5 एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये 1 के डिवाइड किया तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 40 माइनस 44, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया -4/5। तो यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -4/5, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 22/5। आई थिंक सभी को हमारा अब तक का किया हुआ काम सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे इन क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं, तो हमें इनको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि पेपर में यही पूछ ले, ठीक है, तो हमें इन्हीं क्वेश्चंस की ओर क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि मैंने आर डी शर्मा की बुक में से उठाए हैं, और सीबीएसई के बुक, सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सभी ने साथ साथ इन क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना है। अगर हम इसको साथ साथ ट्राई करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि एपी का चैप्टर है जो, वो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। इसमें हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम नोटबुक में पेन को चलाते जाएंगे साथ साथ। सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। कंसेप्ट के नाम पे सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं बस, जो भी हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से एक an का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमने यहां पे पहले लिख दिए। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कहता भी ऐसे 2 डिजिट नंबर बताओ कितने हैं जो कि 7 से क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला कि 7 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है 10। ठीक है, लेकिन 10 7 का डिविजिबल थोड़ी है। इसी तरह से 11 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 14। तो क्या 7 2 14 नहीं होता, तो यानी कि फर्स्ट हमारा जो डिजिट आ गया दैट इज 14। तो सबसे पहला डिजिट हमारा एपी का क्या हो गया 14। उसके बाद 7 2 कितना हो गया 14, 7 3 कितना हो गया 21। तो यानी कि नेक्स्ट डिजिट क्या है 21। उसके बाद 28 आ जाएगा, 7 4 28 एंड सो ऑन अप टू। तो हमने क्या बताना है कि 2 डिजिट नंबर्स, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, क्या 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट नहीं होता नंबर, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर इज 99। तो जब हम 99 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहां पे आ गया 99, 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहां पे आ गया 7 1 7, यहां पे 7, और उसके बाद यहां पे 2 और यहां पे 9, तो यहां पे कितना आ गया 28 4 पे, तो यहां पे आ गया 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जितना भी आपका रिमाइंडर बच गया है उस रिमाइंडर को इस 99 में से क्या कर देना आपने, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी लास्ट वैल्यू होगी, दैट इज 2 डिजिट नंबर में जो 7 से डिवाइड हो रही होगी। तो चलो हमारे पास क्या है यहाँ पे 99, और 99 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो कितना आ गया 98। तो यानी कि लास्ट डिजिट हमारा क्या आ गया इसमें 98 आ गया। बस इसके बाद तो आसानी है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अभी तक उसी से ये क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ए कितना है 14, ए की वैल्यू हमारे पास 14 है, डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू 21 माइनस 14,
21 माइनस 14 कितना हो गया 7। ठीक है, तो इसको माइनस करके देख लेना ना, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू में 7, डिफरेंस कितना है इसका 7। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 7। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दैट इज 98, और लास्ट टर्म हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं an को। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या है an है। ठीक है, तो हमारी लास्ट टर्म आ गई an, तो an का तो फॉर्मूला हमें पता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात अभी लगा देते हैं। तो यहां पे आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 98। बस अब क्वेश्चन खत्म होने की तरफ। तो अब देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई वाले, इतने अच्छे हैं ना ये सीबीएसई वाले, बस पूछो ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू को रखो 14, यहाँ पे आ गया 14 प्लस n माइनस 1, उसके बाद d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 इज इक्वल टू में 98। ठीक है, अब इस 14 को उठा के उधर लेके जाएंगे, यहां प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहां पे आ गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू में 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है। n माइनस 1 इंटू में 7 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84। ठीक है, 98 माइनस 14 84, तो ये आ गया 84। अब ये जो 7 है यहां मल्टीप्लाई में है, तो अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड में ले जाओ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू में 84 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करो इसको, तो जब 7 से डिवाइड किया तो 7 बन जा 7। अब इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करेंगे जब तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 84, 7 पे 1, 14 14 कैंसिल 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना आ गया 12, देखो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे जो माइनस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू में 12 प्लस 1 इज इक्वल टू में 13। तो यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे 2 डिजिट वाले, देयर आर 13 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा ये है। तो चलो पहले इसको इरेज करें फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चन को काफी बार पूछा जाता है, तो उसके बाद एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने की बात करता है हमसे, और ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो हमारे तोते उड़ जाते हैं भी पता नहीं क्या ही आ गया, कहां से ही आ गया, है ना। तो है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, है बहुत ही ज्यादा आसान। देखो अब कैसे होगा, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला उन्होंने pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू, तो लिख लो, तो pth टर्म बोलिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, तो pth टर्म, तो pth टर्म को लिख लो, यानी कि ए पी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है क्यू दे रखा है। ठीक है, तो pth टर्म इज क्यू, तो ए पी इज इक्वल टू में क्यू दे रखा है। सिमिलरली क्यूथ टर्म इज पी, तो इसकी जो क्यूथ टर्म है तो यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू में कितना दे रखा है पी, तो यानी कि ए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी। तो हमने प्रूव करना है कि जो इसकी nth टर्म है, और हमने प्रूव क्या करना है यहां लिख लो, टू प्रूव, तो टू प्रूव क्या है हमारे पास कि जो nth टर्म है यानी कि ए एन है जो, वो किसके इक्वल आना चाहिए ए प्लस पी, सॉरी पी प्लस क्यू माइनस एन, इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो चलो अब हम जब जो हमने अब तक सीखा है सिर्फ उसी ज्ञान को अप्लाई करेंगे और उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या रहता है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाओ, pth टर्म बोला उन्होंने, तो क्या हम इसको a प्लस पी माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो pth टर्म है तो p माइनस 1 हो गया, बाकी सारा कुछ सेम ही है, स्ट्रक्चर हमारा सेम, यहां भी सेम स्ट्रक्चर लगा दो, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ गए। अब इन दोनों को यहां पे लिख लो, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में क्यू, और उसको लिखो अब यहाँ पे a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में p, तो ये हमारे पास। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही काम करते हैं हम, तो जब भी हमें दो इक्वेशंस दे रखे होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और a को उड़ा देते हैं उसमें से, तो a हमारा कैंसिल हो जाता है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, तो a को उड़ा देते हैं यहाँ से, a को कैंसिल करेंगे तो माइनस के साइन आगे, a कैंसिल, ठीक है, a कैंसिल हो गया। उसके बाद इन दोनों को माइनस करो, d तो सेम ही है, d यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया q माइनस पी। अब इसको माइनस करते हैं हम, तो इसको माइनस करने के लिए ये तो सेम है, तो यानी कि p माइनस 1 ही रहेगा। अब ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर इसमें तो q में माइनस क्या हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज होके प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू में d
इज इक्वल टू में क्यू माइनस पी। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। इस अब यहां पे देखो, इसको उठा के नीचे ले जाओ तो डी इज इक्वल टू में क्या आ गया, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। ठीक है, इसमें से अब माइनस को कॉमन ले लो। जब अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिख देता हूं उसको। तो ये अगर माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये p प्लस का, तो यानी कि प्लस का p और माइनस का q डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब यहां पे देखो, ये और ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो यानी कि ये और ये हो गए कैंसिल, कट गए ये दोनों के दोनों। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, माइनस है तो हमारे पास आ गया माइनस का 1। देखो डी की वैल्यू इतनी आसानी से आ गई, बताओ। इतना प्रोस के क्वेश्चन देते हैं ना, बस पूछो नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू -1। तो डी की वैल्यू -1। अब हम इसको किसी भी इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं ए की वैल्यू क्या आती है। जैसे ये इक्वेशन है इसमें रख दो, तो -1 को इसमें रखा तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू में यहां पे -1 इज इक्वल टू में क्यू। ठीक है, तो ये आ गया a। अब ये -1 है, इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू में क्यू हो जाएगा। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो a इज इक्वल टू में क्यू। अब ये माइनस का p है, यहां उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां माइनस का प्लस का 1 है तो उधर जाके माइनस का 1। तो यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्यू प्लस p माइनस 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, an को फाइंड करना है। तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, d और a की वैल्यू को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्यू प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास -1। तो आई थिंक ये सारे स्टेप सभी को समझ में आ गए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्राई करना है। तो चलो करते हैं इसको। तो आओ, अब इसमें a और d की वैल्यू आ गई। अब हमने an फाइंड करना है। an कैसे, a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू में हमने इसको प्रूव करना है। चलो ये तो हमने प्रूव करना है, तो हमने सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, q प्लस p माइनस 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया q प्लस p माइनस 1। अब यहाँ पे देखो -1 है, -1 की जब प्लस के n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। ठीक है, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, क्या बच गया हमारे पास, q प्लस p माइनस n। तो क्या ये यही सेम नहीं बन गया, अगर p को आगे लिख दें हम तो p प्लस क्यू माइनस n एक ही बात है। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड विद वेरी बिग स्माइली। ये वी हैव डन दैट। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ इसमें मैटर ऑफ टाइम है और आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा कि आपको कितना अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, हमने जो अभी तक सीखा है सिर्फ वही कुछ है। पता क्या, एनसीईआरटी की बुक में हम पढ़ पढ़ के मजाक जितना मर्जी करते रहे, बुक अगर हम पेपर ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हमें पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे तो पेपर में हम खुद का ध्यान रख पाएंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72। तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है और नाइन्थ टर्म है, उन दोनों का जो सम है वो हमें दे रखा है 72, यानी कि a5 प्लस a9 इज इक्वल टू में 72। ये हमारे पास 72 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97। तो यहीं पे उन्होंने क्या बोल दिया है कि सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इज इक्वल टू में 97। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एपी फाइंड करके बताओ, तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अब इसको पहले सोल्व करते हैं। देखो ये a5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, अब इससे फेमिलियर हो चुके हैं, इसके ऊपर अब चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब इसी के ऊपर जब तक करते रहेंगे क्या है, अब हम आगे भी तो करेंगे। तो ये हो गया a प्लस ad इज इक्वल टू में 72। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि अब बार बार थोड़ी चर्चा करवाएंगे इसके ऊपर। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a। अब इसको ऐड करो तो हमारे पास कितना आ गया, 12d इज इक्वल टू में 72। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। उसके बाद यहां पे आ जाओ, तो इसमें इसको जब हम सोल्व करेंगे तो a प्लस 60, 7 है तो 6। ठीक है, उसके बाद
ये हो गया हमारे पास a प्लस 11d इज इक्वल टू में 97, इसको प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 2a, इन दोनों को प्लस किया तो 17d इज इक्वल टू में 97। आई थिंक सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लो, a प्लस 12d इज इक्वल टू 72 और ये आ गया 2a प्लस 17d इज इक्वल टू में 97। ठीक है, माइनस का साइन ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ये ए तो बेचारा बहुत ही शरीफ आदमी है, पहले कट जाता है, कहता है डी निकाल लो तुम, मेरे को बाद में देख लेना। वही काम करते हैं हम यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया -5d। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो -25। ठीक है, तो -25 आ गया। उसके बाद इसको उठा के उधर ले जाओ तो d इज इक्वल टू में -25 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, वैल्यू सेम ही आनी है। तो जैसे इसमें रख दी हमने तो ये आ गया 2a प्लस 12 इंटू में 5। ठीक है, तो 12 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 72। तो 2a ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 72। 60 को उठा के उधर लेके जाओ तो ये हमारे पास कितना आ गया 72 माइनस 60, तो 2a इज इक्वल टू में 12। a को 2 को डिवाइड में ले जाओ तो ये आ गया हमारे पास 6। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 6 और d की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब एपी लिखना कौन सी बड़ी बात है भाई, एपी तो अभी लिख देंगे हम। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 6, तो लिख दो फर्स्ट टर्म यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 6। उसके बाद डिफरेंस कितना है 5, 5 को ऐड कर दो इसमें, तो इसमें जब 5 को ऐड करेंगे तो 11, इसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो 16, इसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो 21। लो जी बन गई एपी। तो क्या काम था, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, सीबीएसई वाले कितने आसान क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, और हम ये भी नहीं करके जाते बताओ। तो ये हमारी क्या आ गई एपी विच इज अवर रिक्वायर्ड एपी। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारे पास एपी है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो क्या कहता है कि वो कौन सी टर्म होगी जो 130 ज्यादा होगी किससे 31st टर्म से। यानी कि हमने एन फाइंड करना है बेसिकली। एन के लिए हमें उन्होंने कुछ दे रखा है, एन हम फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो एन के लिए उसने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो एन के लिए उसने क्या बोला कि एन है जो वो कितना हो जाना चाहिए 31st टर्म में 130 को ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो इतना हमारा क्या बन जाना चाहिए एन बन जाना चाहिए। उसके लिए हमने फाइंड क्या करना है, ये जो पैर में लिखा हुआ है ये फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं, अब तो फैमिलियर हो चुके हैं, कर लेंगे। इसको फॉर्मूला लगाओ, ये आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो अब यहाँ पे कितना आ गया a प्लस 30 d प्लस 130। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी का क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो एपी को देखो, एपी क्या है 5, 15, 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एपी को 5, 15, 25 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 15 माइनस 5 दैट इज 10। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है, रख दो इसमें। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे देखो तो इसमें रखो 5 प्लस एन तो है नहीं हमारे पास, तो एन माइनस 1 ही रह जाएगा। उसके बाद डी, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 30 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। तो चलो अब ये देखो, तो ये हमारे पास 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी 5 प्लस में, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 10, तो माइनस 5 इज इक्वल टू में ये हमारे पास कितना बच गया 300। 5 5 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ n माइनस 1। देखो 10 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो गया 10n और ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। 5 तो 5 कैंसिल हो गया, इस 10 की हमने इसके अंदर क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। तो अभी इज इक्वल टू में 300, यहाँ पे 130 है तो प्लस 130 यहाँ भी होगा, तो 130 को प्लस कर दो, ये आ गया हमारे पास 10n माइनस 10 इज इक्वल टू में 430। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ 10n इज इक्वल टू में, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 430 प्लस 10, तो n इज इक्वल टू में 440 डिवाइडेड बाई 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने जो 130 था वो नहीं लिखा था, तो अब 130 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया दोबारा से, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सभी। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने an रखा, an में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा।
अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हमारे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या बोला है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट। तो हमने 20th टर्म फाइंड करनी है कहां से? लास्ट से। 20th टर्म शुरू से बोली होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, हमारा क्वेश्चन हो गया था। लेकिन अब उन्होंने क्या बोल दिया, लास्ट में से फाइंड करनी है। और एपी हमारी क्या है? ये वाली एपी है, ठीक है। तो एपी को लिखो पहले। तो एपी हमारी क्या है? 3,8,13 इज इक्वल टू में इनटू यहां पे आ गया 253। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहे हैं, फिर 5 ऐड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से वापस जाएं, यहाँ 13 है तो ये 8 है, तो यानी कि 5 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 253 है, तो इससे पहले 248 रहा होगा 5 माइनस करके, इसके पहले क्या रहा होगा? 243 रहा होगा। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गई, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर हम इसको वापस जाएंगे तो -5 हो रहा है ना सभी में से, तो इसी तरह से इसमें से -5, इसमें से -5, तो लास्ट वाली 3 लिखी। अब बस हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये तीनों को आगे और इस तीनों को पीछे। तो हमारे पास क्या आ गया? 253, 248, 243 और लास्ट में हमारे पास कितना है? 3, ठीक है। तो ये अब हमारी एपी है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें? 20th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब तो क्या ही रह गया इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ए हमारा कितना है? 253 और हमारा डी कितना आ गया? 248 माइनस 253 दैट इज -5, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसको। तो हमने फाइंड क्या करना है? A20। तो A20 इज इक्वल टू में A + 19D। ये तो करते हुए मुद्दे हो गए, अब इसमें से तो हम क्या हो गए? फेमिलियर हो गए, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आ गया ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू में डी की वैल्यू -5, तो ये हो गया 253 और इसको जब हम करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 95, ठीक है। 95 और नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से 95 को माइनस कर दो, तो जब हम 95 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 158, ठीक है। तो हमारे पास A20 की वैल्यू कितनी आ गई? 158। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी पेपर में क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। अगर रिपीट नहीं भी होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। एनसीईआरटी की जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद बिल्कुल अटकने वाली नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इन सभी को आपने ट्राई कर लेना अच्छे से। उसके बाद 5.2 आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी आप सभी का कोई इशू है, उसमें कोई प्रॉब्लम रह रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को क्या करूंगा, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को ले लूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है। तो आप सभी ने इनको अच्छे से ट्राई कर लेना है और अपना ध्यान रखना है। ठंड का मौसम आ गया है, तो अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। थैंक यू।